मुनीर फारूक साहब, पहले आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। क्या आर्टिकल 6 का मुकदमा बन भी सकता है या नहीं? देखिए, क्योंकि उसका जिक्र जो वायलेशन है वो तो बड़ी क्लियर कट वायलेशन थी जो कि कासिम शूरी साहब की जानिब से की गई है, उस वक्त सदर मुमलिकत की जानिब से की गई। ये कोई आंखें बंद करके सारा प्रोसीजर तो होता नहीं है, लेकिन ज्यादा जो कंसर्निंग बात है वो एक सियासी जमात के ऊपर पाबंदी की है। और जाहिर बात है उस जमात के ऊपर पाबंदी का फैसला पूरी रियासत का है और हुकूमत और पाकिस्तान की मुक़्तदरा का ये कलेक्टिव डिसीजन है। जहां तक बात सियासी मामलात को सियासी तरीके से हल करने की है तो वो तो बदकिस्मती से अब गुंजाइश शायद तकरीबन हम खत्म ही समझें, क्योंकि वो गुंजाइश अब मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में किस तरह आगे मामला चलेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि जो प्रोसीजर लेट डाउन है इलेक्शन एक्ट के अंदर वो तो ये है कि बाकायदा तौर पर हमने उसको आपके सामने, आपके नाज़रीन को पता भी लग चुका है जिस तरीके से वो आगे बढ़ता है। लेकिन देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो जाएगा तो क्या वहां पर लफ्ज सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हुआ है, क्या तमाम 13 जजेस बैठकर उस रेफरेंस के ऊपर फैसला करेंगे या उसके अंदर 3 जजेस भी बैठ सकते हैं, 4 भी बैठ सकते हैं, 5 बैठ सकते हैं। अगर तो मुकम्मल 13 जजेस ने बैठना है और उस पर फैसला करना है तो फिर तो ये चीज ध्यान में रखिए कि फैसला ये मखसूस नशिस्तों वाला जो हमारे सामने आया उससे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा। और बेशक हुकूमत के पास एविडेंस काफी है, क्योंकि अगर आप सेक्शन 212 इलेक्शन एक्ट 2017 की लैंग्वेज को पढ़ें तो उसके अंदर सफिशिएंटली ब्रॉड लैंग्वेज है, उसकी सफिशिएंटली ब्रॉड स्पेस मौजूद है जिसमें ये चीजें तमाम आ सकती हैं। उसमें चले फॉरेन एडेड को अगर आप साइड पे भी रख दें तो वो जमात जो कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी या इंटेग्रिटी के खिलाफ काम करे और या कुछ ऐसा काम करे विच इज प्रेजुडिशियल टू पाकिस्तान सॉवरेंटी या इंटेग्रिटी, तो उस जमात के ऊपर एक डिक्लेरेशन आ सकता है और वो चीजें एमिनेट होना, ये इनिशिएट होना इंटीरियर मिनिस्ट्री से होगी, यही तौर पर कैबिनेट में जाएगा, फिर कैबिनेट की अप्रूवल के बाद वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू इशू होंगी। बट सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहां तादाद जजेस की क्या होगी और वो फैसला क्या देंगे, क्योंकि अगर उस पर हुकूमत को सुक्की होती है और वो रेफरेंस एंडोर्समेंट की बजाय रिजेक्ट हो जाता है एक भारी मिकदार से, तो हुकूमत के पास जो ये एक ऑप्शन मौजूद है ये भी खत्म हो जाएगी। तो उसके नतीजे में तो फिर एक हेड ऑन कोलिजन है और जिसका खतरा अब मजीद बढ़ता जा रहा है। ठीक, बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुनीर फारूक साहब, आपने हमें वक्त दिया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। यासीन आज़ाद साहब, आप ये फरमाइएगा कि सियासी जमात पर पाबंदी तो उस सूरत में होती है कि कोई जमात अगर दहशतगर्दी में मुलविस हो, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जराइम हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं कि वो दहशतगर्दी में मुलविस पाए गए हैं, इस वजह से हुकूमत ने फैसला किया है कि उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए? उनके जराइम की नौयत इस तरह की है? सर देखें, पहली बात यह है कि मैं किसी भी सियासी जमात से किसी किस्म की पाबंदी के हक में नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पाबंदी लगाएंगे तो जिस तरह तमाम दोस्तों ने आपसे कहा है कि उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर है जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा और फाइनली जाके डिसाइड जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट इस चीज को फाइनल करेगा। माजी में तो आपको पता है कि 2-3 जज बन जाते थे, 5 बन जाते थे, अपनी मर्जी की बेंच बनती थी और आप मामला अपने फेवर में ले लेते थे, लेकिन आपसे सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जैसे साजिशा के पास जो रिजर्व सीटों का मामला गया वो सीरियस नेचर का था, उन्होंने फुल कोर्ट को इन्वॉल्व किया और 8 और 5 से वो फैसला आ गया। मेरे नजदीक जहाँ तक रिव्यू पिटिशन में जाने का ताल्लुक है, उस केस में बानी पीटीआई को वो सब कुछ दिया गया जो उसने ना मांगा, ना सुप्रीम कोर्ट में गया और न अपनी पीटीआई ने कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद वाले गए और पिटीशन की गई पर फिर नजरिया जरूरत के तहत सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को सब कुछ दे दिया जो उनका राइट नहीं बनता था, क्योंकि अपील का जो राइट है 185 में जब आपने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक अपील फाइल की, अपील जो थी सुन्नी इत्तेहाद की थी, अपील की जो प्रेयर क्या थी और आपने रिलीफ क्या दिया, इसका मतलब यह है कि आपने अपील को आर्टिकल 185 में डिसाइड नहीं किया, बल्कि एक दफा फिर 184 का इस्तेमाल किया गया जो मेरी समझ से बाहर है।
अब जो सूरत है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि किसी सियासी जमात से पाबंदी लगाने के लिए अगर आप दहशत गर्दी का इल्जाम लगाते हैं, स्पेशली 9 मई के हवाले से, तो क्या 9 मई से लेकर आज दिन तक किसी कोर्ट में कोई वर्डिक्ट जो है पीटीआई के खिलाफ दिया? मेरे नजदीक अभी तक कोई वर्डिक्ट जो है कोर्ट का सामने नहीं आया जी। हाँ, एक बात से मैं एग्री करता हूँ, जो कासिम सूरी में उन्होंने उनके खिलाफ जो जजमेंट आया उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस टाइप के रिमार्क हैं, क्योंकि एक आईनी मोमेंट थी, नो कॉन्फिडेंस की, जिसको कासिम सूरी ने बुरी तरह से पामाल किया। और वहां अगर आर्टिकल 6 के कासिम सूरी की हद तक अगर आप ले जाते हैं तो वो बात किसी हद तक मेरी समझ में आती है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस जो एक आईनी मोमेंट थी और फवाद चौधरी ने आइन से आर्टिकल 5 का सहारा लेके एक आईनी मोमेंट को सबोटाज किया बुरी तरह से, जो मेरे नजदीक आइन से खिलाफवर्जी थी डिप्टी स्पीकर के लिए, क्योंकि स्पीकर असद के सर थे, वो अपनी जान बचा गए और डिप्टी स्पीकर को उन्होंने आगे कर लिया और डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 का सहारा लेके उस आईनी मूवमेंट को उठा के सबोटाज किया बुरी तरह से। लेकिन रह गया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं आइन के आर्टिकल 6 में उनके सर के खिलाफ कोई मवाद नहीं देता कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 बनता है, और इसी तरह किसी पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी लगाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को वो तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट करके मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जैसे काजी फैज साहब की मौजूदगी में जब तक वो चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि अब जो रिफरेंड जाता है वो 3 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, लेकिन फुल कोर्ट का भी हो सकता है। पहले 13 जज थे, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 हो गई और वो मामला अगर जाएगा तो 17 जजेस के सामने जाएगा। तो पाबंदी का जहाँ तक कंसेप्ट है, मुझे नहीं पता फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या मवाद है जिसकी बना पर अता तारड़ साहब ने अभी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो मैं यासीन आज़ाद साहब बता देता हूँ आपको, चूंकि वो जो अता तारड़ साहब ने जो एलिगेशंस लगाई हैं, उन्होंने कहा है कि फॉरेन फंडिंग, साइफर, IMF प्रोग्राम, अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद, ये सबूत हैं। तो वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये इतने ठोस सबूत हैं कि इनको हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में साबित कर पाए? सर मैं फिर वही बात रिपीट करता हूँ, हुकूमत के लिए ये चीजें साबित कहा। हाँ, अगर इमरान खान साहब को 9 मई के हवाले से केस प्रोसीड होता और ये कोई कोर्ट उनके खिलाफ जजमेंट दे देता तो उस जजमेंट को तो बतौर अख्तियार इस्तेमाल किया जा सकता था। जी जी। अब जो इल्जाम आप लगा रहे हैं कि ये उनमें खराबी है और ये चीजें, तो उसको प्रूव करने की जिम्मेदारी किसकी है? फेडरल गवर्नमेंट की है। फेडरल गवर्नमेंट अपने मामला को कैबिनेट के बाद मिनिस्ट्री को जो है देगी, मिनिस्ट्री कंडीशन बनेगी। कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर आपके रेफरेंस प्रूव नहीं करता तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? तो चीजें में जल्दबाजी में स्टेप उठाने से बेहतर यही है तो मामला की संजीदगी को देखें, और अगर कोई मामला आप आगे ले जाने चाहते हैं तो ठोस सबूत अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास है, मुझे नहीं पता कि उनके पास क्या सबूत है। जो बात अता तारड़ साहब कर रहे हैं वो फिलहाल इल्जाम की हद तक है, उन इल्जाम को साबित करने की जिम्मेदारी भी फेडरल गवर्नमेंट पे आती है। तो अब ये फेडरल गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है वो उनकी मर्जी पे है, लेकिन ये जो हमारे इदारों के दरमियान एक किस्म की फाइट का सिलसिला शुरू हो जाता है, ये बात तो एक हकीकत है कि जितना रिलीफ अदलिया से इमरान खान को मिल रहा है और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आज जजेस का फैसला है, मैं ये कहता हूँ कि क्या जो पिटीशन फाइल की गई थी ऐसा रिलीफ को पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा था या नहीं मांगा था? तो उसमें जो बेंच के बाद रुकन किए थे उनका कहना था कि इसको 184(3) में ले जाएं। अगर आप अपील को 184(3) में लेके जाके किसी को कोई रिलीफ देते हैं तो मैं आज भी ये कहता हूँ कि मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट से इसलिए इत्तेफाक नहीं करता कि जो एक पार्टी सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्टी है ही नहीं है जी। आप वो रिलीफ उस पार्टी को दे रहे हैं जो उसने मांगा ही नहीं। रिलीफ मांगा था सुन्नी इराद ने कि मुझे रिजर्व सीटें दी जाए, तो सुन्नी इराद की पिटीशन तो आप डिसमिस कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रिलीफ पीटीआई को पूरा का पूरा दे रहे हैं। और बदकिस्मती से आप देख लें कि जो लोग तो सुन्नी इराद में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने डिक्लेरेशन दिया पार्टी के अंदर शामिल होने का,
आप उनको भी आप चांस दे रहे हैं कि आप वापस पीटीआई में जाना चाहें तो जाएं। तो मेरे ख्याल में ये डिटेल ऑर्डर आने के बाद मेरे हिसाब से रिव्यू पिटिशन का केस फेडरल गवर्नमेंट का बनता है। हाँ जी जी, यही मैं इसी नुक्ते के ऊपर आपको यासीन आज़ाद साहब लेकर आना चाह रहा था कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ साहब ने ऐलान किया है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ वो रिव्यू पिटीशन भी दायर करेंगे। तो उसका स्कोप कितना होगा? क्या आपको लगता है कि कुछ उसमें तब्दीली आ सकती है या फिर उसका स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है? देखना सर, मेरे नजदीक स्कोप इसलिए है कि क्या पीटीआई बानी पीटीआई ने कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी कि रिजर्व सीटें हमें दे दें? कोई पिटीशन फाइल नहीं हुई। पिटीशन फाइल की सुन्नी अदालत ने किस फैसले के खिलाफ? शावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो शावर हाई कोर्ट ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिजर्व सीटों का मामला था उसको मेंटेन किया। अब चूंकि आपने इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी गलत डिक्लेयर कर दिया, क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला अगर गलत था तो उसको इंडोर्स तो किया ना शावर हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा नहीं, फैसला सही था और सीटें जो दी हैं सही दी हैं। अब जो सूरत बनती है, इदारे हमारे पता नहीं क्यों इन चीजों की तरफ क्यों नहीं जा रहे कि पाकिस्तान जो ऑलरेडी मुख्तलिफ किस्म के क्राइसिस में है और इदारे अपने अंदाज में चलेंगे तो ये क्राइसिस पाकिस्तान में बढ़ेंगे या कम होंगे? ये चीजें तो हमारे इदारों को सोचनी चाहिए फैसला करते वक्त। तो मेरे नजदीक वो जो फैसला है जो एक रिलीफ किसी का बनता ही नहीं था वो जो दिया गया। अब अगर आप रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं और रिव्यू पिटीशन में फेडरल गवर्नमेंट ये प्रेयर करती है कि फुल कोर्ट में बैठाया जाए, ठीक है, तो फुल कोर्ट में वो 4 जजेस जो है रिव्यू में, अगर फेडरल गवर्नमेंट ये जो अपना डिमांड करती है तो उन 4 को भी शामिल करके पूरा 17 जजेस को ये केस सुनना चाहिए। माजी में ऐसे हुआ कि रिव्यू पिटीशन में प्रेयर की गई कि जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए और आपने बढ़ा के उसको सुना। तो कल अगर फेडरल गवर्नमेंट आपसे ये डिमांड करती है कि फुल कोर्ट रिव्यू पिटीशन में पूरा सुप्रीम कोर्ट के 17 जज, क्योंकि इस वक्त 17 जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, तो उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है ये तो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन माजी में भी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्तन फौक्तन जो फैसले किए, आज भी मैं कहता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला मेरे नजदीक सही नहीं था जिसमें हमजा शहबाज और परवेज इलाही वाले मामले में आपने कहा कि जो 25 आदमी पीटीआई जिन्होंने वोट दिया वो वोट काउंट नहीं होगा। मेरे नजदीक वो के खिलाफ है था फैसला। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ फैसले होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को गलत डिक्लेयर कर रही है तो आप वो 25 सीटों वाला मामला भी तो चूंकि आइन के मुताबिक नहीं था तो उसको भी डिसाइड करे ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भट्टो साहब के केस में